ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आशा से भवन्तः भवत्यश्च सर्वे कुशलिनः स्युः। मित्रों, आज से हम अपने संस्कृत प्रेमी पाठकों को ध्यान में रख करके एक नई श्रृंखला सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस श्रृंखला से हमारे संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सीखने वाले लाखों लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, धैर्य पूर्वक आप इस श्रृंखला को निरंतर देखते रहेंगे अपने समय की अनुकूलता से, तो आपको इस श्रृंखला का अपार लाभ मिलेगा। ये श्रृंखला, ये सीरीज अपने आप में एक अलग प्रकार की सीरीज होगी, जिसमें आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ आपको याद नहीं करना है, ना मुझे कुछ आपको याद करवाना है। ठीक है, ना मुझे कुछ आपसे रटवाना है, बस आपके साथ में अभ्यास कर। इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को हम निरंतर 6 वर्ष से चला रहे हैं। 6 वर्ष हमें कंप्लीट हो गए हैं और संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए मुख्य रूप से मैंने इन 3 पुस्तकों को आधार बनाया। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक है, ये प्रथम भाग है, और ये रचनानुवाद कौमुदी है, ये द्वितीय भाग है, और ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक है, ये तृतीय भाग। इन तीनों भागों के हमने विद आंसर सीट, उत्तर पत्रिका के साथ में यहाँ यूट्यूब चैनल पर कोर्स तैयार कर दी और हजारों की संख्या में हमारे पाठकों ने संस्कृत भाषा सीखी है और निरंतर सीख रहे हैं। ठीक? इन कोर्स को, तीनों को क्रमशः जो लोग पढ़ रहे हैं अथवा जिन्होंने पढ़ लिया है, उन सभी को ध्यान में रख करके ये सीरीज चलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम आपको कोई विशेष नियम नहीं बताएंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से हमने आपको इनमें जो बातें पढ़ाई हैं उनको बार बार अधिक से अधिक अभ्यास कराएं। ठीक है, अथवा किसी हमारे अनेक पाठक ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से संस्कृत भाषा नहीं सीखी है, किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य
गुरुजन से संस्कृत भाषा सीखी है, तो उनके लिए भी ये सीरीज काम आएगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपने पहले थोड़े थोड़े नियम सीख लिए हैं, शब्द रूप आपको थोड़े से याद हैं, धातु रूप आपको याद हैं, आप थोड़े थोड़े संस्कृत के छोटे छोटे अनुवाद भी बना लेते हैं, परंतु थोड़े ही बना पाते हैं। अच्छी तरह से बनाना कब आता है? अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अब क्या होता है, निरंतर अभ्यास आपको आपके विद्यालय में मिल नहीं सकता है, आपके घर में मिल नहीं सकता है। ठीक, आपने इन पुस्तकों के माध्यम से संस्कृत भाषा तो सीख ली, नियम भी जान लिए, परंतु उनका अभ्यास जब तक नहीं होगा और अधिक, तब तक बात बनती नहीं। संभाषण के लिए और लेखन के लिए आपको कोई विषय है उसको संस्कृत में लिखना है, तो अभ्यास चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके मैं कभी देखता हूं कि हमारे पाठकों ने ये तीनों पुस्तकें पढ़ ली या ये 2 पुस्तकें पढ़ ली, परंतु उनको ऐसा अनुभव होता है कि अरे हम अनुवाद अभी ठीक से बना नहीं पाते। तो आप नहीं बना पाते हैं तो वो अभ्यास से आएंगे। इनके पढ़ने मात्र से, एक बार इनको पूरा पढ़ दिया उस मात्र से पूरी एकदम आपके अंदर गति नहीं आ जाएगी अनुवाद बनाने की, आपको अभ्यास चाहिए। ठीक है, इसमें तो अभ्यास दिए हैं, थोड़े थोड़े अनुवाद बनाने के लिए दिए हैं, परंतु उतने अनुवादों से बात नहीं बनती है। तो ये तो वास्तव में संस्कृत सीखने के आधार रूप में पुस्तकें हमने तैयार कर दी। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अथवा आगे पढ़िएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सभी के लिए निःशुल्क है। ये वाली हम जो सीरीज चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने। यहाँ कोई हम आपको विशेष नियम नहीं रटाएंगे, आपने जो इसमें नियम पढ़ लिए हैं उनको ही लगा लगा करके नए नए अनुवाद बनवाएंगे। मैं यहाँ लिख लिख करके, बोल बोल करके आपको अभ्यास कराऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। यदि मैं भी निरंतर अभ्यास नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा संस्कृत का महान पंडित हूं तो मैं पढ़ूंगा नहीं, अभ्यास नहीं करूंगा तो मुझे सब कुछ मृत्यु पर्यंत तक याद रहेगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हो, अभ्यास, चाहे कोई भी भाषा हो, उसका निरंतर अभ्यास। आप अंग्रेजी में देखिएगा, जो लोग अंग्रेजी का निरंतर अभ्यास करते हैं वो इंग्लिश अच्छी बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। और जिन्होंने आपने देखा होगा एमए भी कर लिया, बीटेक भी कर लिया, एमटेक भी कर लिया, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां कर ली, और परंतु अभ्यास नहीं करते, तो ना तो उनको स्पोकन इंग्लिश ठीक से आती है और ना वो इंग्लिश का कोई पैराग्राफ हिंदी का दे दो भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो उसको भी करने में एकदम अटक जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही संस्कृत भाषा के विषय में है। तो हम तो आपको क्या है, इससे मैं आपका अभ्यास कराऊंगा तो मेरा भी अभ्यास अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो विद्या तो ऐसी चीज है, जितना इसको देंगे, दान करेंगे, उतनी बढ़ती है। जितना मैं आपको देता हूं उतनी मेरी बढ़ती जाती है। ठीक, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं अपने सभी पाठकों को, जो भी संस्कृत सीख रहे हैं मेरे YouTube चैनल से, देववाणी संस्कृतम से, अथवा अन्य कहीं पर भी, आप इस सीरीज के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। पुस्तकें तो मेरे पास में बहुत सारी है संस्कृत अनुवाद की, परंतु सभी को एकदम क्रम से तो नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाने का कोई औचित्य भी नहीं है। ठीक है, ये 3 पुस्तकों को पढ़ा करके हमने आपको सारे नियम कानून बता दिए। ठीक है, संस्कृत के। अब करना है अभ्यास। ना आपको इस सीरीज के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता है, ना आपको माने कुछ ऐसा कोर्स खरीदने की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है तो केवल और मात्र एक पेन की और एक है नोटबुक की। ठीक है, जिससे आप जो भी मैं यहाँ पर कुछ बताऊं तो आप भी लिखते रहें, आप भी अभ्यास करें।
और जिनके पास में पेन भी नहीं है, नोटबुक भी नहीं है, तो फिर वो क्या करें, वो भी अभ्यास कर सकते हैं। वो कमेंट कर करके लिखें या टाइप करें ठीक है, टाइप करें, कमेंट करें, ठीक है। तो इससे आपको हम अभ्यास कराएं। ये सीरीज लंबी चलेगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें 500 वीडियो भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, ये लगातार चलती रहेगी अभ्यास की सीरीज, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में हम एक कॉलम बना देंगे, ठीक है, कि संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने हेतु, इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। तो उसी पर आप देखेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिल जाएंगी, और इसमें क्रम से भी ना पढ़ें तो भी चलेगा, हर कक्षा आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसमें मैं बीच बीच में कभी छोटी छोटी संस्कृत की स्टोरीज आपको पढ़वा करके अर्थ बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अभ्यास होगा। देखो, हमारे दैनिक जीवन में जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उनकी संस्कृत हम नहीं बना पाते हैं, ध्यान रखेंगे। दैनिक जीवन में जो हमारे शब्द प्रयोग में आते हैं उनको हमें प्रयोग करना नहीं आता, तो उस बात को ध्यान में रख करके ये हम चला रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे गुरु दक्षिणा में हम पहले ही आपसे मांग लेते हैं कि इन वीडियोज को आप कम से कम अपने सभी सहपाठियों को, सबको शेयर कीजिएगा, जो थोड़ी भी संस्कृत जानते हैं वो भी अभ्यास कर सके, ठीक है। भाई हम आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहे किसी से, ठीक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा, देखते रहिएगा, तो इस बात को, ठीक है। तो अब ये हमारी सीरीज आरंभ हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज एक सामान्य चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, मोटी मोटी, ठीक है, कि हम आगे अभ्यास करेंगे तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए। चलिएगा, देखिएगा। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, तो हमने आपको ये पढ़ाया था कि वाक्य बनाते हैं तो वाक्यों में संस्कृत के शब्द प्रयोग करते हैं, है? इसमें शब्द रूप भी होते हैं, धातु रूप भी होते हैं, यही होता है। और किन किन बातों को इनमें हमने इसमें सारा ये कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। क्या होते हैं? 3 वचन। क्या होता है? एक तो होता है एक वचन, ये सब बातें आपको पता है, एक वचनम और द्विवचनम, और बहुवचनम, ठीक है। ये सरल बात है आपको, माना हमें एक को कहना होता तो एक वचन लाते हैं, दो को कहना होता द्विवचन लाते हैं, और बहुत को कहना होता तो बहुवचन लाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में या हर भाषा में दूसरी में भी 3 पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? 3 पुरुष मन पर्सन। क्या होता है? एक तो होता है प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है तृतीयम उत्तम पुरुष। ये सब तो पता ही है आपको, पर केवल आपको अब शुरू करने से पहले ये थोड़ी सी भूमिका बना देंगे। प्रथम पुरुष अर्थात जब 2 व्यक्ति किसी के विषय में बात करते हैं तो वो प्रथम पुरुष होता है, ये समझाया आपको, थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष अर्थात जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिससे हम बात करते हैं वो मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन होता है। और उत्तम पुरुष अर्थात जो बात करने वाला होता है वो होता है, ठीक है। इसके साथ ही जब आप वाक्य बनाते हैं
तो वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कि जो धातु रूप होते हैं, क्रिया रूप, हम क्या देखते हैं, जो वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता, माने क्रिया को करने वाला जो वाक्य होता है, वाक्य के अंदर क्या होगा, कर्ता होगा और क्रिया होगी। ये दो चीज तो अवश्य होंगी। दूसरी चीजें भी होती हैं, वाक्य के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले एक तो कर्ता प्राप्त होता है और दूसरा होता है क्रिया। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से हमने समझाया था, खूब पढ़ाया है, दूसरे लोग भी पढ़ाते होंगे आपको, कि जो हमारे पास में वाक्य होता है उसका जो कर्ता होता है, वो कर्ता इन तीनों में से किसी एक पर्सन का हो सकता है। या तो कर्ता प्रथम पुरुष का हो सकता है, या मध्यम पुरुष का हो सकता है, या उत्तम पुरुष का हो सकता है। ठीक है, अब उस वाक्य के अंदर क्रिया कौन सी लाए, जो क्रिया के भी तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये अच्छी प्रकार से आपको पता है। तो एक सरल सा नियम आपको पढ़ाया कि कर्ता का जो पुरुष होता है वही क्रिया का भी पुरुष होता है। कर्ता के अंदर जो वचन होता है, कर्ता को कहने वाला जो शब्द होता है, उसके अंदर जो वचन होता है वही क्रिया का भी वचन होता है। ये मोटी मोटी सी बातें आपको पता है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष द्विवचन। यदि कर्ता बहुवचन है, प्रथम पुरुष कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी प्रकार से आगे भी जोड़ लीजिएगा, अर्थात जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ये सीधा सा नियम है। वाक्य के अंदर कर्ता और क्रिया ये दो चीजें अवश्य हुआ करती हैं। ठीक है, बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं होता, बिना कर्ता के भी कोई वाक्य नहीं होता, क्योंकि क्रिया होगी तो उसका कर्ता भी होगा। ये तो मोटा मोटा नियम हो गया आपका, ये आपको समझ में आ गया, हमने रिवाइज कराया, आपके समझ में क्या है बताइए आपको। अब क्या है, हमने आपको ये सिखाया था कि हम हिंदी मीडियम से सिखाते हैं, तो हिंदी के अनुसार हम क्या लेते हैं कि जो जैसे कर्ता है, क्या है, ये भी लिख देता हूं मैं, क्या होता है, कारक। कारक कितने हैं, कारक कितने बताए थे आपको, कारक 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं, 6 कारक। कारक जो पढ़ाए, जैसे एक कर्ता कारक हो गया, एक कर्म कारक हो गया, दूसरा करण कारक हो गया, और ये संप्रदान कारक हो गया, और ये अपादान कारक हो गया है। ठीक है, और ये हो गया अधिकरण कारक। ये 6 कारक होते, संबंध कारक नहीं होता। ठीक है, इसमें आपको हमने ये भी बताया था कि जो कर्ता होता है वाक्य में, उसमें जो अभी समान रूप से लेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक दिन में तो सारा कुछ नहीं हो सकता। सामान्य करके जो कर्तृवाच्य होता है, एक्टिव वॉइस होता है, उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ध्यान रखेंगे, ये विभक्तियां भी तो हमारी थी, पर शब्द रूपों की विभक्तियां हुआ करती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और
संबोधन। तो जो कर्ता होता है वाक्य का, उसमें हम शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य में ध्यान रखेंगे, ये अच्छी प्रकार से पढ़ाया मैंने। कर्म में क्या करते हैं? द्वितीया। कर्ण में क्या करते हैं? तृतीया। संप्रदान में क्या करते हैं? चतुर्थी। अपादान में क्या करते हैं? पंचमी। और अधिकरण में क्या करते हैं? सप्तमी। ये हमारी कितनी हो गई? 3 3 6 हो गई। अब बच गई षष्ठी और संबोधन। जब दूर से किसी को बुलाते हैं तो उसमें संबंध संबोधन के रूप प्रयोग करते हैं। और संबंध है, संबंध कारक नहीं होता। जब हम संबंध बताते हैं किसी के साथ में, तो संबंध में क्या होती है? षष्ठी। ये समझाया है खूब, ठीक है। इसमें हम बोलते काकी के। अब हिंदी की पहचान के लिए क्या बताया था कि हिंदी में हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो कर्ता की पहचान कैसे करते हैं हम? जैसे ने अथवा ना हो, माने वाक्य के अंदर जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, यदि उसके पीछे कोई शब्द दूसरा ना हो, और सामान्य माने एक ने हो, ने, जैसे राम ने खाया, अथवा उसके पीछे कुछ भी ना हो, जैसे राम जाता है। क्या है? राम जाता है। राम के पीछे कोई ने के आदि ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग हो रहा। हिंदी की जिसको विभक्ति बोलते हैं, क्या है? हिंदी की विभक्ति बोलते हैं, उसका प्रयोग नहीं हो रहा। तो यहां पर क्या कहते हैं कि जो कर्ता होता है उसकी पहचान करते हैं ने। ध्यान रखेंगे, ने अथवा उसके पीछे कुछ ना हो, जैसे राम ने, श्याम ने, तुम ने, सीता ने, ठीक है, इस प्रकार से। अथवा द्वारा भी होता है, के द्वारा। तो अभी तो कर्म में क्या लगाते हैं? कर्म की पहचान जिस शब्द के पीछे को लगा हो। हिंदी में हिंदी की को विभक्ति, जैसे राम को, श्याम को, घर को, है, जिसके पीछे को लगा हो उसको क्या बोल देते हैं? कर्म बोल देते हैं। वो वाक्य में क्या होता है? कर्म बन जाता है। और इसी प्रकार से कर्ण में माने के द्वारा, क्या है? के द्वारा, माने के द्वारा। मानिएगा हिंदी में, हिंदी के वाक्य में जिस शब्द के पीछे के द्वारा लग गया तो मानिए वो हमने कर्ण मान लिया, वो कर्ण कारक है। ऐसे ही संप्रदान, संप्रदान के अर्थ में के लिए, ये भी आपको हमने पढ़ाया है मोटा मोटा, के लिए। जिस शब्द के पीछे हिंदी में के लिए विभक्ति लगा देते हैं, वो संस्कृत में हम उसको संप्रदान मान लेते हैं। और अपादान में से, जिसके पीछे से लगा देते हैं, ठीक है, क्या है? से, तो वो हो जाता है पंचमी का, वो का अपादान कारक, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं को भी लगा देते हैं, माने के लिए अथवा को भी लगा देते कहीं कहीं, जैसे यहाँ पर लगाते वो हम प्रसंग के अनुसार उसको जान लेते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो अधिकरण होता है उसमें कहते हैं मैं अथवा पर, ये लगाते हैं, ठीक है। मैं अथवा पर, जिसके पीछे मैं लग जाए तो पर लग जाए तो मानिए वो अधिकरण कारक है। और संबंध का संबंध बताने के लिए क्या होता है? जिस शब्द के पीछे का, की और के, इनमें से कोई लग जाए तो मानिएगा वो संबंध बता रहे हैं। अब मोटा मोटा तैयार हमारा एक चार्ट हो गया। ये सारा चार्ट आपको पहले करा दिया कि हमें प्रथमा व्यक्ति कहाँ प्रयोग करनी है? कर्ता में। द्वितीया कहाँ करनी है? कर्म में। तृतीया कहाँ करनी है? कर्ण में।
चतुर्थी क्या करनी, संप्रदान में, पंचमी क्या करनी, अपादान में, सप्तमी क्या करनी, अधिकरण में, और षष्ठी करनी है संबंध में। इनकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान हम मोटी 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 इन संकेतों से कर लेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से इन संकेतों की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये तो शुरुआत की सीढ़ी है, ठीक है। संबोधन बच गया आपका, उसके लिए तो किसी को बुलाते हैं तो उसके संबोधन में कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। हे राम, ठीक है। ये आपको इतना तैयार कर लेना है। तैयार मतलब तो है ही सारा, ठीक है। ये हो गया मुख्य रूप से। और आज हम सामान्य वाक्य बनाएंगे थोड़े से, ठीक है, सामान्य। अब इसके आगे संस्कृत में लकार होते हैं। एक तो क्या होते हैं? लकार, ध्यान रखें, ये है लकार। लकार में हम आरंभ में 5 लकारों का प्रयोग सीखेंगे। कितने का? 5 लकारों का। ये जो हमने सीखा है सामान्य अनुवादों के लिए क्या है? एक तो जिसमें लट लकार होता है, फिर लोट होता है आपका, और लंग होता है, और ये लट लोट लंग विधिलिंग, और लिट लकार, ठीक है। इन 5 लकारों का प्रयोग करके हम अपना लेखन और वो करेंगे। दूसरा आगे धीरे धीरे और भी आता जाएगा अपने आप, ठीक है। सामान्य रूप से ये 5 लकार ये किसके लिए होते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए हम क्या करते हैं? वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए लट लकार के जो रूप होते हैं, धातु के रूप, ये धातुओं के रूप चलते हैं, आपको पता है। तो लट लकार का प्रयोग करते हैं। और लोट लकार का प्रयोग कहां करते हैं? आज्ञा में, आज्ञा देना है, आज्ञा में। लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल के लिए। क्या है? भूतकाल। भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार के प्रयोग रूपों का प्रयोग कर लेते हैं। और विधिलिंग का हम करते हैं जहां पर चाहिए रूप में क्रिया दी जा रही हो। खाना चाहिए, पीना चाहिए, जाना चाहिए, चाहिए क्रिया के पीछे, क्रियावाची शब्द के पीछे चाहिए अर्थ प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। लिट लकार का हम प्रयोग करते हैं भविष्यत काल के लिए, फ्यूचर, भविष्यत के लिए। इनसे हमारा आराम से काफी काम चल जाता है, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे और बताते रहेंगे। तो हम धीरे धीरे सब मिक्सचर चलेगा। ये लकार भी बता दिए मैंने आपको, पुरुष भी बता दिए, वचन भी बता दिए, ठीक है। और आपको विभक्तियां भी बता दी, ठीक है। कारक भी बता दिए मैंने मोटे मोटे सब, ठीक है। एक प्रकार से टोटल मैंने आवृत्ति आपकी करा दी, ठीक है। अब आइएगा, अब अनुवाद बनाना आरंभ करते हैं। थोड़े से आज से ही श्री गणेश कर देते हैं ठीक है। फिर तो अब तो आपको ये चीजें तो बता दी, ठीक है, आवृत्ति आपकी हो गई। अब हम लट लकार में सबसे पहले बनाएंगे, वर्तमान काल के बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं आपको अब बनाना है, ठीक है। अब आपका काम आ गया, कमेंट करेंगे आप, टाइप करेंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ लिखूंगा ही, परंतु आप भी टाइप करेंगे। चाहे मेरा लिखा हुआ आप देखें, फिर भी आप टाइप करके अभ्यास कीजिएगा, तभी आपके मस्तिष्क में वो वाक्य स्थापित होगा। जब उंगलियां चलती हैं, चाहे कॉपी पर लिखिएगा, चाहे कमेंट कीजिएगा, तभी वो केवल देखने से काम, जब देख करके हाथ भी चलना चाहिए, तो यहाँ पर बुद्धि पर, चित्त पर एक स्थायी छाप बनती है, इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, मैं आपको वाक्य देता हूं कि देव वहां जाता है। सरल है, क्या है? देव वहां जाता है।
जाना के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? गम धातु का प्रयोग करना है। मैं सरलता से बता देता हूं आप। गम धातु का जब लट लकार में रूप चलाते हैं तो गम को क्या कर लेते हैं? गच्छ कर लेते हैं। फिर इसका रूप चलता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छाव। गच्छा में रूप भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब मेरे पास में वाक्य था देव वहां जाता है। अब यहाँ जाता है, ये क्या है? वर्तमान काल ही तो सामान्य, सामान्य वर्तमान काल है। भूत तो नहीं है, जाता था ऐसा नहीं है, जाएगा ऐसा भी नहीं है, तो क्या बच गया? वर्तमान बच गया। वर्तमान काल में हमें क्या लट लकार के रूप इसके प्रयोग करने हैं। मैंने लट लकार के आपको रूप बता दिए, लिखने की आवश्यकता नहीं मुझे। अब देव वहां जाता है, अब आपको पहचान करनी है। ये देखिए, देव वहां जाता है। अब इसमें आपको ये पहचान करनी है कि क्रिया क्या है? जाता है, क्रिया हो गई। इसका कर्ता कौन है? भाई कौन जाता है? देव जाता है, देव कर्ता हो गया। वहां, वहां तो स्थान है, ठीक है। वहां के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? तत्र। क्या तत्र? अब हमने नियम पढ़ा था कि वाक्य का जो कर्ता होता है, ये कर्ता कौन सा पुरुष है? बताइए कौन सा पुरुष है? थर्ड पर्सन, माने प्रथम पुरुष है। और कितने हैं? संख्या कितनी है इसकी? एक। एक वचन हो गया, ये प्रथम पुरुष एक वचन हो गया और कर्ता हो गया। तीन चीज हमने इसके बारे में डिसाइड कर ली। एक तो ये कर्ता है और प्रथम पुरुष है और ये एक वचन। एक एक के होने के कारण से इसमें एक वचन का रूप आएगा और कर्ता होने के कारण से इसमें प्रथमा विभक्ति का रूप आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? जल्दी से लिखिएगा आप भी। देवः है, देवः सरल है। तो यहां वहां के लिए तत्र बताया था मैंने आपको, तत्र सरल। मैं मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं संस्कृत अनुवाद की। अब उन सभी पुस्तकों को आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, खरीद के पढ़ भी नहीं पाते लोग, पढ़ नहीं पाते क्योंकि मैं ही नहीं पढ़ पाता। मैं मंगा लेता हूं पुस्तकों को, पर उतना समय नहीं मिल पाता। इस माध्यम से आपको मैं कुछ पढ़ा दूंगा और सामग्री आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो तत्र, अब ये क्या है? क्रिया गच्छ, गम है गच्छ। इसका प्रथम पुरुष का एक वचन लगाना है इसके अनुसार, तो क्या लगेगा? गच्छति। बन गया बात। देवः तत्र गच्छति। ठीक है, चलिएगा। अब और मैं आपको वाक्य देता हूं, लिखिएगा। लिखिए, बनाइएगा। वह जाता है, वह जाता है, क्या बनेगा? सः गच्छति। ठीक है, अब वह कहां जाता है, इसी से रिलेटेड बनाएंगे। वह कहां जाता है, कहां के लिए क्या है संस्कृत में? कुत्र, पुत्र। तो अब हम इसका अनुवाद क्या बनाएंगे? वह कहां जाता है, तो सः पुत्र गच्छति। आज की कक्षा में तो सरल ही सरल लगेगा आपको, पर धीरे 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 आपको मैं बढ़ता जाऊंगा ना। तो बिल्कुल जीरो शुरुआत कर रहे हैं हम आराम से। ठीक है, सा कुत्र गच्छति। अब हम बात कहेंगे वह गांव को जाता है। क्या? वह गांव को जाता है। तो अब देखो, वह करता है और गांव को जिसके पीछे है वो क्या बने? कर्म बन गया। तो ग्राम शब्द है, यहाँ पर गांव के लिए ग्राम शब्द है। तो को उसमें क्या? कर्म ने, कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय। तो क्या वाक्य बनेगा? सः ग्रामम गच्छति।
ठीक है, अब आइएगा, मैं जाता हूं। अब आपको उसको मैं जाता हूं, मैं के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अहम। अहम जाता हूं। अब ध्यान रखना है, ये कौन सा पुरुष है और वचन है? मैं, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। क्रिया भी उसी के अनुसार लानी है। वचन क्या है? एक, मैं। तो अहम क्या आएगा? गच्छामि। मैं जाता हूं। मैं कहां जाता हूं? क्या बनाइए जल्दी से। अहम कुत्र गच्छामि। अब इसका उत्तर देंगे। अहम माने मैं विद्यालय को जाता हूं, तो मैं विद्यालय को जाता हूं। बनाइए, अहम विद्यालयम गच्छामि। या अभ्यास ऐसे होगा, ठीक है। तुम जाते हो, तुम के लिए क्या शब्द है? त्वम। क्या त्वम? अब ध्यान रखिए, तुम जाते हो, तुम। तो तुम क्या है? सामने वाले को बोलते हैं। ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। शोभनम, ये मध्यम पुरुष हो गया। अयम मध्यम पुरुष। क्रियाया अपि मध्यम पुरुष स्यात्। तो मध्यम पुरुष से क्रिया त्वम गच्छसि है, यही तो मैंने बताया था आपको। अत्र एक वचन मत, अत्र भी एक वचन माने, यहाँ पर भी एक वचन है, यहाँ पर भी एक वचन है। अब धीरे धीरे आपको संस्कृत में भी हम बोल बोल के पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी शुरू बात है, अभी पहले से एक बार सारा कुछ ऐसा कर दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो त्वम गच्छसि। अब तुम कहां जाते हो? त्वम कुत्र क्या आएगा? गच्छसि। यदि मेरे से भूल चूक में मैं कुछ बोल रहा हूं, लिख कुछ और गया, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसको प्रमाण मत मान लीजिए, जो कभी कभी ध्यान चूक जाता है, ठीक है। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो? तो तुम बाजार को जाते हो। तो तुम आपणम गच्छसि, ठीक है। ये तो आपको नियम पढ़ाया था कि जो ये जो म होता है, यदि आगे कोई व्यंजन आ जाता है तो उसको क्या कर देते हैं? अनुस्वार कर देते हैं। और कोई स्वर आ जाता है तो वो म नीचे ही रहता है। ये आपको पहले पढ़ाया, ही ध्यान रखना। क्या अभ्यास में और आपको बार बार ध्यान आता रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब और इसको बदलते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको बहुवचन में लेते हैं। द्विवचन का प्रयोग एक कम प्रयोग होता है वास्तव में। द्विवचन का जो होता है ना, संस्कृत में हर भाषा में, दूसरी भाषा में द्विवचन है ही नहीं, एक वचन है, बहुवचन है। अब हम बहुवचन का लेते हैं, ठीक। वे जाते हैं, क्या ना, वे जाते हैं। वे के लिए, वे पुल्लिंग में वे के लिए क्या आएगा? ते। वे जाते हैं। अब ध्यान दिए, आप बनाना, बनाइए जल्दी से। ते क्या आएगा? गच्छन्ति, यही तो आएगा। ते गच्छन्ति, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन हो गया। ये प्रथम पुरुष है इसलिए प्रथम पुरुष आ गया, ठीक है। इसका अर्थ ये भी होता है वे सब जाते हैं। ते माने वे सब जाते हैं,
वे कहाँ जाते हैं? तो ते कुत्र गच्छन्ति? ते कुत्र गच्छन्ति? आगे आ जाइएगा। ते वे विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, ये आ गया उत्तर। अब इसी प्रकार से मद उत्तम पुरुष में हम सब जाते हैं, तो उसके लिए क्या बनेगा? हम सब जाते हैं। हम सब, हम के लिए क्या होता है? वयम। क्या होता है? वयम। यहां क्या आएगा? जल्दी से बताइएगा। गच्छामः, यही तो आएगा। अच्छा यहाँ देखिए, ये छूट गया ना, मैंने सही लिखा। आप सही कर लीजिए, छूट जाएगा कभी लिखते में ऐसे, पर बोल तो मैं सही रहा हूं। वयम गच्छामः, हम सब कहाँ जाते हैं? तो वयम कुत्र गच्छामः। ठीक है, ये प्रश्नवाचक लगेगा यहाँ। हम सब नगर को जाते हैं, तो वयम नगरम नगरम गच्छामः। ठीक है, वयम नगरम गच्छामः। ये हो गया। अब बनाइए। अब इसी प्रकार से आप बनाइएगा, मैं बोलता हूं। तुम सब जाते हो, है? तुम सब जाते हो, क्या बनेगा? चलिए लिख देता हूं। तुम सब माने यू एम, यहां पर क्या हुआ? यू एम गच्छा था, ये बताया था आपको, गच्छा था, गच्छा था। और तुम सब कहां जाते हो? तो यू एम कुत्र गच्छा था। तो तुम सब मंदिर को जाते हो, तो यूयम मंदिरम, ये कर्म बन गया ना, मंदिर को आ गया, तो मंदिरम गच्छा था। ठीक है, अब आप इसको द्विवचन में भी बना सकते हो, बनाना चाहें तो। द्विवचन का आप अपने अपना, द्विवचन के लिए क्या होता है? ये वे दोनों जाते हैं, तो पुल्लिंग में तो क्या हो जाएगा? तऊ, क्या हो जाएगा? तऊ। और हम दोनों के लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? आवाम। क्या? आवाम। और तुम दोनों के लिए क्या होता है? युवाम। इनका प्रयोग करके आप इनके साथ भी वाक्य बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, अभी तो ये बिल्कुल सरल है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो एकदम है। मैं नहाने के लिए जाता हूँ, मैं खाने के लिए जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं आज नहीं जाऊंगा, आज मैं वहां गया था तो उसने हमें नहीं कुछ पूछा, आज मैं विद्यालय में गया था तो टीचर नहीं मिले, इत्यादि इस प्रकार के वाक्यों का अभ्यास कराएंगे। इससे क्या होगा? धारा प्रवाह आपका संभाषण उत्पन्न होगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बना करके आप धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण में दक्ष हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। ठीक है।
अब अगली कक्षा में आपको कम से कम एक एक कक्षा में मैं 100 150 वाक्य तो आपको अभ्यास करा ही दूंगा, ठीक है। अब इतने वाक्य आप अभ्यास करेंगे तो आनंद आएगा आपको भी। सर्वेभ्यो नमः। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये कक्षा आपके लिए कितनी उपयोगी है, ठीक है, कितनी उपयोगी है। और आप अपना सुझाव भी दें, क्योंकि आगे हम इसमें आपके सुझाव के अनुरूप और भी चीजों को जोड़ते जाएंगे। आप अपना कमेंट के माध्यम से सुझाव अवश्य दें, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये आपके हित के लिए कार्य कर रहा हूं मैं अपने हित के लिए नहीं कर रहा। आपको अधिक से अधिक संस्कृत भाषा में दक्षता प्राप्त हो, उन सभी बातों को इसमें समावेश कर लेंगे, ठीक है। ओ